समाधान विवरण पत्र रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित कार्यविधि अपनाई जानी चाहिए। लागत लेखों में बनाए गए विवरण पत्र की प्रत्येक राशि का वित्तीय लेखों में बनाए गए लाभ हानि राशि में मिलान करके निम्नलिखित तथ्यों को ज्ञात कर लेना चाहिए। प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और अन्य प्रत्यक्ष व्ययों में अंतर यदि कोई हो, सामान्यतः इनमें अंतर नहीं होता है। व्ययों एवं हानियों की ऐसी मदें जिनका लेखा वित्तीय लेखों में दिखाया गया हो लेकिन लागत लेखों में नहीं दिखाया गया हो। आय एवं लाभ की ऐसी मदें जिनका लेखा वित्तीय लेखों में किया गया हो परंतु लागत लेखों में नहीं किया गया हो। इन सभी को विवरण पत्र जो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाएगा तो इन सभी बातों का उसमें ध्यान रखना चाहिए। व्यय की मदें जो केवल लागत लेखों में ही दिखाई गई हो। सामग्री, निर्मित माल व अपूर्ण कार्य के प्रारंभिक एवं अंतिम स्टॉक के मूल्यांकन में अंतर। ऊपरी व्यय तथा आय की अन्य मदें जिन्हें लागत एवं वित्तीय दोनों ही लेखों में दर्शाया गया हो लेकिन उनकी राशियों में अंतर हो। अंतर के उपयुक्त कारण ज्ञात करके समाधान विवरण पत्र बनाना चाहिए। इस विवरण पत्र को बनाने हेतु लागत लेखों द्वारा प्रदर्शित लाभ को आधार मानना ही अधिक उपयुक्त रहता है। लागत लेखों के लाभ में निम्नलिखित मदों को जोड़ना चाहिए। वह व्यय जो लागत लेखों में लिखे गए हैं लेकिन वित्तीय लेखों में नहीं लिखे गए हैं। वह व्यय जो लागत लेखों में अधिक लिखे गए हैं लेकिन वित्तीय लेखों में कम लिखे गए हैं। वह आय जो वित्तीय लेखों में लिखी गई है लेकिन लागत लेखों में नहीं लिखी गई है। आय की वह मदें जो वित्तीय लेखों में अधिक लेकिन लागत लेखों में कम है, उनका अंतर। इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। लागत लेखों के लाभ में से निम्नलिखित मदों को घटाना चाहिए। वह व्यय जो वित्तीय लेखों में लिखे हैं लेकिन लागत लेखों में नहीं लिखे हैं। वह व्यय जो वित्तीय लेखों में ज़्यादा लिखे हैं लेकिन लागत लेखों में कम, उनका अंतर। आय की वह राशि जो लागत लेखों में है लेकिन वित्तीय लेखों में नहीं है। आय की वह मदें जो लागत लेखों में अधिक है लेकिन वित्तीय लेखों में कम, उनका अंतर। यदि लाभ वित्तीय लेखों के आधार पर लिया गया हो तो उपयुक्त मदें जो जोड़ने की हैं घटानी पड़ेगी तथा जो घटाने की है वह जोड़नी होगी। फॉर्म ऑफ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर हम ये देखेंगे कि सबसे पहले ऊपर लिखा जाएगा कि प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ओवरहेड चार्जेस रिकवर्ड एक्सेस इन कॉस्ट अकाउंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ। सबसे पहले वर्क्स एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। फिर आइटम्स क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली। Dividends received, rent from staff quarters, interest received, transfer fees received on shares, any other income. अब charges in rent in cost account only. Overvaluation of opening stock and work in progress in cost accounts. Undervaluation of closing stock in cost accounts. फिर उसके बाद में लेस करेंगे अंडर चार्जेस इन कॉस्ट अकाउंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ। सबसे पहले आएगा वर्क्स एक्सपेंसेस, फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, फिर सेलिंग एक्सपेंसेस, एक्सेस वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस इन कॉस्ट अकाउंट, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट, items debited to profit and loss account only, debenture interest, premium for loss of profit insurance, charitable donation, underwriters commission, loss on sale of investments and other assets, bad debts अगर abnormal है,
preliminary expenses, discount on issue of shares and debentures, any other losses। तो आएगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स, जो एक्चुअल में है वह है। इसी तरह से मेमोरेंडम रिकन्सिलिएशन अकाउंट भी बनेगा। यद्यपि दोनों लेखों के परिणामों का मिलान सामान्यतः विवरण पत्र के रूप में ही तैयार किया जाता है, किंतु कभी कभी इसे खाते के प्रारूप में भी बनाया जा सकता है। अतः इसमें क्या कहेंगे, स्मरणार्थ समाधान खाता या मेमोरेंडम रिकन्सिलिएशन अकाउंट भी कहा जाता है। इसमें अंतर मात्र यह है कि जिन मदों को लागत लाभ में जोड़ा जाना है उन्हें इस खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा, और जिन मदों को इस लाभ में से घटाया जाना है उन्हें इस खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। तो हम एक बार देखते हैं मेमोरेंडम रिकन्सिलिएशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में कौन कौन सी मदें आएंगी। तो आएगी 2 आइटम्स ऑफ ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट, केवल इसके अंतर की राशि इसमें आएगी। 2 items of expenses recorded in financial books only, goodwill, underwriting commission, fines and penalties, बैंक interest donations। इसके अलावा 2 abnormal losses and expenses, 2 overvaluation of closing stock in cost accounts, only difference इसमें आएगा। 2 undervaluation of opening stock in cost accounts, only difference। 2 profit as per financial books। अब इसके बाय साइड में कौन कौन सी मदें आएंगी। बाय साइड में इसकी मदें आएंगी बाय प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स, बाय ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स, बाय आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर इनकम्स नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक्स, profit of sale of assets, interest received, rent received, dividend received, by overvaluation of opening stock in cost records, only difference, by undervaluation of closing stock, only difference, by items of expenses charged in cost records, only interest on capital। लागत खातों और वित्तीय खातों द्वारा दर्शाए गए लाभ के अंतर के क्या कारण हैं। तो पहला है कि जो व्यय और हानियां हैं उनको निम्नलिखित वस्तुएं केवल वित्तीय पुस्तकों में दिखाई देती हैं। बैंक ऋण, बंधक, डिबेंचर आदि पर ब्याज, शेयर और डिबेंचर जारी करने और हस्तांतरण से संबंधित स्टैम्प ड्यूटी, छूट और अन्य खर्चों पर खर्च, जुर्माना, अचल संपत्तियों की बिक्री पर नुकसान और निवेश की बिक्री पर नुकसान। अब आय लाभ के निम्नलिखित मद केवल वित्तीय पुस्तकों में दिखाई जाती है। वो है बैंक जमा, अन्य निवेशों पर प्राप्त ब्याज, शेयरों में निवेश पर प्राप्त लाभांश, किराए की आय, शेयर आदि के इशू और ट्रांसफ़र पर मिलने वाली फीस, अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ, निवेश की बिक्री पर लाभ। उपरोक्त के अलावा व्यय और आय की विशेष या असामान्य वस्तुएं जो उत्पादन की लागत में शामिल नहीं हैं, यदि उन्हें शामिल किया जाता है तो लागत निर्धारण सही नहीं होगा। अब ये सभी अत्यधिक और परिहार्य हैं तो अस्वीकार होगा। दोषपूर्ण कार्यों को खराब करना, दुकानों का भारी नुकसान, चोरी या तीर्थ यात्रा के कारण नुकसान, प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान, असामान्य निष्क्रिय समय और अप्रत्याशित बड़ी आय और अन्य असामान्य लाभ। अब पुस्तकों के 2 सेटों के परिणामों के बीच अंतर के और भी कई कारण हैं। मजदूरी, अक्सर लागत खातों में प्रत्यक्ष मजदूरी पूर्व निर्धारित दरों के आधार पर ली जाती है, जबकि वित्तीय खातों में मजदूरी पर वास्तविक व्यय दर्ज किया जाता है। ओवरहेड, लागत खातों में ओवरहेड आमतौर पर एक पूर्व निर्धारित ओवरहेड दर के आधार पर अवशोषित होते हैं, जबकि वित्तीय खातों में ओवरहेड पर वास्तविक व्यय दर्ज किया जाता है। मूल्यह्रास में वित्तीय और लागत खातों में विभिन्न आधारों पर मूल्यह्रास का शुल्क लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए वित्तीय खातों में यह आयकर अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त लिखित विधि के अनुसार शुल्क लिया जा सकता है, जबकि लागत खातों में इसे उत्पादन के घंटों के संदर्भ में मशीन के जीवन के आधार पर लिया जा सकता है।
समापन स्टॉक की वैल्यूएशन लागत और वित्तीय खातों में अपनाए गए क्लोजिंग स्टॉक के मूल्यांकन के विभिन्न तरीके भी किताबों के दो सेटों के परिणामों के बीच के अंतर का कारण बनते हैं। नॉशनल चार्ज कभी कभी पूंजी पर ब्याज, खुद के परिसर के लिए किराया, मालिक प्रबंधन के वेतन जैसे संवैधानिक शुल्क लागत खातों में शामिल होते हैं, तो इनसे भी वित्तीय खातों में ये दिखाई नहीं देते और इन मदों पर कोई वास्तविक आउट नहीं होता। इसके अलावा सुलह के लिए प्रक्रिया कौन सी अपनाई जाती है? प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है ऐसी वस्तुओं का पता लगाना जो वित्तीय खातों में दिखाई देती है लेकिन लागत खातों में नहीं। उन मदों का पता लगाना जो केवल वित्तीय खातों में नहीं बल्कि लागत खातों में दिखाई देती है। वित्तीय पुस्तकों पर दर्ज वास्तविक अप्रत्यक्ष खर्चों और लागत पुस्तकों में बरामद ओवरहेड्स की मात्रा के बीच अंतर की सीमा निर्धारित करें। कच्चे माल के स्टॉक के मूल्यांकन के आंकड़ों की तुलना करें। लागत खातों और वित्तीय खातों में दिखाए गए अनुसार काम, प्रगति, दुकान और तैयार माल के अंतर की मात्रा का पता लगाएं। अन्य मदों का पता लगाएं जो लागत के साथ साथ वित्तीय खातों में दिखाए जाते हैं लेकिन मूल्य में भिन्न होते हैं। लागत खातों के अनुसार लाभ के साथ शुरू करें और वित्तीय खातों के अनुसार लाभ तक पहुँचें।